हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो क्लोनिंग वेक्टर्स यूज करते हैं उसमें एक खास फीचर होता है सेलेक्टेबल मार्कर। उस विषय पे बात करेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है। दूसरा एक होता है लैग-जेड जीन। यहाँ पर हम लैग-जेड जीन एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, क्या रोल है उसका, ये बात करेंगे। एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं, जहाँ लैग-जेड जीन की बात कर रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लू वाइट सिलेक्शन या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये कैसे काम करता है? वो एक फीचर है क्लोनिंग वेक्टर का, सेलेक्टेबल मार्कर। जैसे मैंने बोला आपकी PBR322 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं दो, जो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं, पर वो थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। उसमें रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं जो बार बार करना पड़ता है और इजी प्रोसेस नहीं है। तो ब्लू वाइट सिलेक्शन जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो है। और ये क्या करता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? आपने किसी वेक्टर में अगर अपना डिजायरेबल जीन दिया किसी पोजीशन पे जहाँ पे क्लोनिंग साइट है, जहाँ पे आप एक अपने इच्छा अनुसार एक जीन इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपका होस्ट सेल, जब उस प्लाज्मिड को होस्ट सेल में दिया जाता है तो आपका होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया कि नहीं, उस होस्ट सेल में उस जीन के द्वारा बनाए जाने वाली प्रोटीन बनाने की क्षमता है कि नहीं, ये पता लगाना, इसको स्क्रीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो वो पता लगाने का एक फीचर है सेलेक्टेबल मार्कर। तो अब इसके थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। तो ये एक क्लोनिंग वेक्टर है जो आर्टिफिशियली डिजाइंड वेक्टर अवेलेबल है। लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट बना के रखे हुए हैं प्लाज्मिड वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स। उसमें इस पर्टिकुलर वेक्टर जिसका एक ऐसा वेक्टर जिसका नाम है PUC19, P स्मॉल p स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। ये बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, इसलिए PUC नाम है, और 19 उसका ऑर्डर ऑफ डेसिग्नेशन है। तो इस वेक्टर में एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, वो भी सेलेक्टेबल मार्कर है, और दूसरा है लैग-जेड जीन। तो ये जो ब्लू एरिया पूरा लैग-जेड जीन, इस ब्लू एरिया के बीचों बीच, मतलब जहां लैग-जेड जीन का कोड है उसके बीचों बीच है क्लोनिंग साइट्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। मतलब आप कोई भी डिजायरेबल जीन को इस एरिया में लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंसेस दिखाते छोटा सा है, पर अगर आप उसको खोलें तो वो बहुत बड़े बड़े सीक्वेंसेस हैं, कई सारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं जो एक एक एंजाइम जिसको एक एक एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है। तो हम उसको शॉर्ट सा एक साइट दिखा देते हैं यहाँ पे। मतलब आप यहाँ पे कोई भी एक एंजाइम से कटने वाले क्लोनिंग साइट को काट कर अपना डिजायरेबल जीन लगा सकते हैं, इसलिए उसको मल्टीपल क्लोनिंग साइट बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये जो प्लाज्मिड वेक्टर में ये दो सेलेक्टेबल मार्कर है, इसका रोल क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का रोल तो है, एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। मतलब जब तक सेल में ये प्लाज्मिड में ये एरिया है, ये जीन है, तो ऐसा सेल जिसमें ये जीन है वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाएगा। मतलब आप उसको कल्चर प्लेट में डालोगे और उस कल्चर प्लेट में मीडियम के साथ एम्पिसिलिन दोगे तो सेल नहीं मरेगा। नॉर्मली सेल्स एम्पिसिलिन कोई भी एंटीबायोटिक में नष्ट हो जाते हैं, इकोलाई सेल्स, है ना। पर जब उसके में ये जीन आ गया तो वो रेजिस्ट करेगा, वो एम्पिसिलिन से सेंसिटिव नहीं होगा और वो रेजिस्ट करेगा और एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाएगा। तो ये वेक्टर जब हमने होस्ट सेल में दिया और वो होस्ट सेल ग्रो कर रहा है, मतलब ये हुआ कि उस होस्ट सेल कम से कम ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसने आपका ये वेक्टर लिया है। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट समझाने के लिए हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एरिया को सेलेक्टेबल मार्कर बोल रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्म तो हो गया, उसने बाहर से आपका ये वाला प्लाज्मिड ले लिया, पर आपका ये वाला प्लाज्मिड जो लैग-जेड एरिया है वहां पर जिस साइड पे आप कट करके इंसर्ट डालना चाह रहे थे वो इंसर्ट लिया कि नहीं? अगर वो इंसर्ट लिया है तभी उसको
रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। देखो ट्रांसफॉर्मेंट अलग चीज है, रिकॉम्बिनेंट अलग चीज है। ऐसा प्लाज्मिड जो ये होस्ट सेल में गया एज सच, इस तरह से गया, मतलब उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और लैगजेड जीन है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्ट कर रहा है और वो सेल कल्चर प्लेट में ग्रो कर रहा है, मतलब तुम्हारा सेल ट्रांसफॉर्म हो गया है, ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स फिर से दो प्रकार के होंगे, या तो उसने ये जीन को एज सच ले लिया, सॉरी इस कॉलोनी इस वेक्टर को एज सच ले लिया, या फिर उसने इस वेक्टर में नया जीन जो आपने दिया वो भी ले लिया, वो लिया। तो जो वो जीन नहीं लिया वो ट्रांसफॉर्मेंट जरूर है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि उसने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया। और जिस सेल ने ये पूरा लिया लेकिन साथ में ये वाला एरिया डिसरप्ट होकर उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, लैगजेड जीन नष्ट हो गया, तो वो रिकॉम्बिनेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब और रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब अलग अलग है, तो आप इसको समझेंगे आगे। अब ये लैगजेड जीन कैसे सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें जीन है जो कोड करता है एक एंजाइम को। तो लैगजेड जीन कोड्स फॉर एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का रोल है कि आप अगर कल्चर प्लेट में सेल्स के ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडिया में एक्सगाल नाम का एक सब्सटेंस है, एक पॉलीसेकेराइड है, वो डालोगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर बनता है, लैगजेड जीन है तो ही बनेगा, बनता है तो ये एक्सगाल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और वो प्रोडक्ट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, मतलब आपका लैगजेड जीन अगर अभी नष्ट नहीं हुआ है तो आपका जो कॉलोनी ग्रो करेगा वो ब्लू कलर प्रोडक्ट खा के ग्रो करेगा, यूज कर कंज्यूम करके ग्रो करेगा, तो वो कॉलोनी आपका सेल का कॉलोनी ब्लू दिखेगा। और आपका लैगजेड जीन अगर नष्ट हो गया है क्योंकि आपने वहां क्लीविंग साइट पे क्लीव किया और इंसर्ट दे दिया, तो ये जीन डिस्टर्ब हो गया, डिसरप्ट हो गया, टूट गया, तो लैगजेड जीन काम नहीं करेगा, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। ऐसे में जब सेल्स उस सब्सटेंस में ग्रो कर रहे हैं तो बिना एंजाइम के वो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो जब ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो सेल्स ग्रो कर रहे बाकी चीजें जो कल्चर प्लेट में है उससे, पर वो व्हाइट कॉलोनीज बनाएंगे क्योंकि उनको ये सब्सटेंस नहीं मिला। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है एक्सगाल, क्रोमोजेनिक मतलब कलर प्रोड्यूस करने वाला, कलर इंड्यूस करने वाला। यहाँ पे ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, कब, जब उसको एंजाइम डाइजेस्ट करता है। ओके, नाउ अब एक ब्लू व्हाइट सिलेक्शन प्रोसेस करने के लिए हम लैगजेड जीन में कैसे इंसर्ट डालते हैं। ये आपका है वेक्टर जिसमें लैगजेड जीन है, यहाँ मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, आपने इसको क्लीव किया, कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रेस्ट्रिक्शन साइट को क्लीव किया है ना, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने अपना डिजायरेबल इंसर्ट भी लाके रखा हुआ है कट करके। वेक्टर और इंसर्ट हमेशा एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काम करते हैं, तभी उनको वापस पेस्ट करने में आसानी होती है। तो आपका फॉरेन डीएनए रेडी है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटा हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट ये वाला एरिया है, सपोज मान लो इंसुलिन बनाने वाली जीन है, आपने इसको आपके वेक्टर में देना है, तो आपने इसका मल्टीपल क्लोनिंग साइट को तोड़ा और स्पेस बना लिया। लैगजेड जीन देखो बीच से कट गया तो अब काम नहीं करेगा। ये इंसर्ट आपने जोड़ा तो आपको लाइगेज में ट्रीट किया, लाइगेज एंजाइम जो होती है वो इसके एंड्स को जोड़ देता है, स्टिकी एंड्स को आराम से जोड़ देता है। हमने कोहेसिव साइट वगैरह डिस्कस किया है, तो कैसे है आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है, मतलब आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें है। अब आप, तो ये दोबारा वही प्रोसेस है, लैगजेड जीन में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, सपोज आपने लाइगेशन बफर में ये दोनों को ये कट साइट के साथ इंसर्ट को डाला, तो ये लेगा या नहीं लेगा। कई सारे प्लाज्मिड्स हैं, हम एक को लेके चल रहे हैं, पर कई सारे ऐसे प्लाज्मिड्स हैं और कई सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बन चुकी है, इनको साथ में लाइगेशन बफर में डालें तो कौन सा वेक्टर ये ले लिया कट साइट में वो पता लगाना है हमको, और कौन सा वेक्टर ऐसा है जो नहीं लिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नहीं सेल्फ लाइगेशन हो जाता है, मतलब आपने काटा और
आपने इंसर्ट को जुड़ाने के लिए लाइगेज में डाला, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो कट साइड था वो आपस में सेल्फ लाइगेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंड है, स्टिकी एंड है, तो सेल्फ लाइगेट हो सकते हैं। सेल्फ लाइगेशन बचाने का भी, प्रिवेंट करने का भी तरीका है, मतलब एल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम ऐड करने से सेल्फ लाइगेशन नहीं होता है और इंसर्ट लेना पड़ता है। पर फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई कोई सेल्फ लाइगेट कर जाता है। तो हमारे पास काफी सारे, मैंने 2-3 दिखाया है, काफी सारे हैं ऐसे जो रिकॉम्बिनेंट्स हम समझ रहे हैं, लेकिन उसमें सारे जो हैं इंसर्ट नहीं लिए होंगे। अब हमको वो पता लगाना है। तो ऐसे लाइगेज में ट्रीटेड वेक्टर और इंसर्ट को आप ई कोलाई सेल्स के साथ डालें, मिक्स करें और वो सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाएं। सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाने का तरीका भी हम पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, कैसे सेल को हीट शॉक ट्रीटमेंट और बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, चिल ट्रीटमेंट, कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट वगैरह से कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ताकि वो उसकी सराउंडिंग में जो ये प्लाज्मिड है उसको ले ले। अब ये जो नॉर्मल इकोलाई सेल्स हमने कल्चर किए थे, उसके साथ जब हमने इसको डाले तो कौन से सेल्स लिए और कौन से नहीं लिए, वो अलग अलग कॉलोनीज बनाएंगे। सबसे पहला तो नॉर्मल सेल अगर ये लिया ही नहीं, मतलब वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं था, आपके मीडियम से नया वेक्टर लेने के लायक नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे पता लगेगा? क्योंकि अगर वो नॉर्मल सेल ये वेक्टर लिया है, कोई भी इंसर्ट वाला चाहे बिना इंसर्ट वाला, पक्का उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा तो सेल्स जो ये लिया है वो ग्रो करेगा, है ना। सारे नॉर्मल सेल्स कल्चर थे, तो जो ले लिए वो ट्रांसफॉर्म हो गए, क्योंकि वो एम्पिसिलिन इसमें मीडियम में दिए हैं तो भी ग्रो कर रहा है। और जो नष्ट हो रहे हैं, जो सेल्स, जो कॉलोनी नष्ट हो रही है, नहीं ग्रो कर पा रही है, वो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। तो बचे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स दो तरीके के हैं, एक जो इसमें से ऐसा प्लाज्मिड उठाया जिसमें सेल्फ लाइगेशन हो गया, हमारा इंसर्ट नहीं लिया, तो उसमें लैग जेड इंटैक्ट होगा। और दूसरा ऐसा भी हो सकता, ज्यादातर तो ऐसे प्लाज्मिड होंगे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उठाया होगा, है ना, तो वो रिकॉम्बिनेंट होगा, और जो नहीं उठाया इंसर्ट वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। पर पता कैसे लगाएं? अब हम सपोज हमारे पास इसमें 2 कॉलोनीज दिख रही है, हम उसको कॉलोनी ए और बी लेके चलते हैं। अब कॉलोनी ए में से हम थोड़े से सेल्स निकालकर एक नए कल्चर प्लेट में ग्रो करेंगे, जिसमें हमने एक्स गाल दिया है। ठीक है, एक्स गाल वो सब्सटेंस जो डाइजेस्ट होने पे ब्लू कलर होता है, वो सब्सटेंस में हमने कॉलोनी ए को ग्रो किया। तो सपोज ये कॉलोनी ए है, तो वो अगर ग्रो कर रहा है तो वो ब्लू दिखेगा, सॉरी वो व्हाइट दिखेगा। क्यों व्हाइट दिखेगा? क्योंकि कॉलोनी ए जो है उसने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है, वो व्हाइट ग्रो कर रहा है, इससे हमको ये एज्यूम करना है कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, और इसलिए वो उसका लैग्जेड एरिया इनएक्टिवेट हो गया, नष्ट हो गया। तो लैग्जेड एरिया नष्ट हो गया तो वो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पा रहा है, और नहीं बना पा रहा है तो वो एक्सगाल को यूज ही नहीं कर रहा है ना, वो तो ऐसे ही दूसरी चीजें यूज करके ग्रो कर रहा है, तो इसलिए वो व्हाइट है। समझ में आ गया? कॉलोनी ए को हम कैसे पता लगाएंगे? व्हाइट कॉलोनीज है क्योंकि इंसर्ट आ गया, लैग्जेड इनएक्टिवेट हो गया, इसलिए हम उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। हमारे इंसर्ट ने लैग्जेड को इनएक्टिवेट कर दिया, इसलिए इस प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। हम कॉलोनी बी लेके चलते हैं। कॉलोनी बी हम देखेंगे कैसे दूसरी एक कॉलोनी फॉर्म हो रही है ब्लू कलर, तो उसमें क्या हुआ होगा? हम कॉलोनी बी को इसमें कल्चर प्लेट करेंगे, मास्टर प्लेट को इंटैक्ट रखेंगे, सब कल्चर प्लेट में हम पता लगाएंगे कि अब हमने कॉलोनी बी कैसे दिख रही है। तो कॉलोनी बी में लैग्जेड इंसर्ट नहीं लिया होगा, तभी वो ब्लू कलर है। क्यों? क्योंकि लैग्जेड इंटैक्ट है, सही है, और वो एंजाइम बना रहा है। तो ऐसे सेल्स जो उस एंजाइम को ग्रो करके कंज्यूम करके ग्रो कर रहे हैं, वो ब्लू कॉलोनीज डेवलप करेंगे। तो इसलिए इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को ब्लू व्हाइट सिलेक्शन बोलते हैं, और ये बहुत इजी प्रोसेस है, बेटर देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, बिकॉज कॉलोनीज कलर देती है।